नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल आईएएस विजन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी उस पॉलिटी सीरीज में जो कि चली जा रही है आर्टिकल 26 से लेके 28 के बारे में। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आर्टिकल राइट टू फ्रीडम जो है उसमें हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम लोग अब कॉन्शियस कॉन्सेंस और प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन से आगे बढ़ के 25वें से आगे बढ़ के आप देखेंगे कि इसके और क्या-क्या प्रोविजंस हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आर्टिकल 26 जो कि फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स है। ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है, छोटे-छोटे आर्टिकल्स हैं और इनके थोड़े इंपॉर्टेंट मीनिंग है, जिसमें आर्टिकल 27 थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही कहीं ना कहीं सेक्युलर मीनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट भी करता है। और इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़े, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आने पे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो, ताकि डेली अपडेट्स जो आप अब हम लोग डेली 3 से 4 वीडियोस अपलोड करते हैं और वो सारी की सारी अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए तो इसमें शुरू करते हैं। इसमें पहला है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। देखिए इसमें क्या है कि जैसे पब्लिक ऑर्डर, अगर बात की जाए पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, इस सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो हर एक रिलीजियन कम्युनिटी, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, हर एक रिलीजियस कम्युनिटी जो है, हर एक रिलीजियस डिनोमिनेशन जो है ना, उसके पास राइट है, उसके पास हक है, shall have the shall have the right क्या करने का? पहला, to establish and maintain to establish and maintain the institutions for religious and charitable purposes। देखिए कोई भी व्यक्ति है, किसी भी धर्म को, किसी भी पंथ को बिलोंग करता हो, ठीक है, वो अपने धर्म के प्रचार के लिए कोई ऐसे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को ओपन करना चाहता है जिससे कि उसके धर्म का प्रचार हो सके, चैरिटी के पर्पज से करना चाह रहा हो। आजकल आप देख रहे होंगे काफी सारे चैरिटेबल ट्रस्ट भी पिक्चर में आ रहे हैं, तो ऐसा वो कर सकता है, उसे फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ, इस पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा ये राइट भी है कि खुद के भी अफेयर्स मैनेज कर सके, टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स, इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। मतलब कि उस इंस्टीट्यूशन में रिलीजन रिलेटेड जो भी हो रहा है, जो भी किया जा रहा है, किए जाने की छूट है, प्रोवाइडेड पब्लिक ऑर्डर लॉ के दायरे में रह के। बेसिकली अगर हम ये कहें कि कानून के दायरे में रह के जो कुछ भी करना है आप उस इंस्टीट्यूशन में कर सकते हैं, लेकिन कानून ब्रीच नहीं होना चाहिए, लॉ ब्रीच नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा वो इंस्टीट्यूशन कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है, टू ओन एंड एक्वायर, कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर भी कर सकता है, ओन भी कर सकता है, जैसे मूवेबल प्रॉपर्टी हुई, नॉन मूवेबल चल अचल संपत्ति जिसे कहते हैं, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये सारी चीजें एक्वायर की जा सकती हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू एडमिनिस्टर, अब उसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद इन द लॉ, कानून के दायरे में रह के, जो मैंने कहा। देखिए इसका सार क्या है, ये आर्टिकल कहता है कि सभी को ये फ्रीडम है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। एक बार वो इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गए तो फिर वो अपने खुद के अफेयर्स को मैनेज भी कर सकते हैं, रिलीजन से रिलेटेड, चैरिटी से रिलेटेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी एक्विजिट की जा सकती है, और उसके अलावा ये सारी चीजें कानून के दायरे में होनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई मैंने चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन किया, तो ये नहीं होना चाहिए कि मैं किसी की लैंड में एनक्रोचमेंट कर रहा हूं, या फिर मैंने किसी की संपत्ति हथिया ली, है ना, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे। वो सही नहीं होगा, क्योंकि वो लॉ के अगेंस्ट है। तो ये था आर्टिकल 26। नेक्स्ट है आर्टिकल 27, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्रीडम एज टू पेमेंट, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, एज मिस हो गया था यहाँ पे, एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अकबर के टाइम पे, मुगलों के टाइम पे जजिया दिया जाता था, है ना, जजिया एक रिलीजियस अपनी पिलग्रिमेज पे जाने के लिए टैक्स देना होता था उस समय मुगलों के काल में। तो ये है कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी पर्सन को ये मजबूर नहीं किया जाएगा कि वो इस काम के लिए टैक्सेस दे, टू पे टैक्सेस, टू पे एनी टैक्सेस, ठीक है, जिसकी वजह से या जिसका काम, जिसको यूज किया जाए, द प्रोसीड्स ऑफ विच आर स्पेसिफिकली appropriated for the promotion और मेंटेनेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देखिए जैसे कि आप वो जजिया सिस्टम लागू नहीं कर सकते, आप किसी भी व्यक्ति से ये नहीं कह सकते आप टैक्स दीजिए और उस टैक्स मनी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी रिलीजन को पर्टिकुलरली प्रमोट करने के लिए, उसके मेंटेन करने के, उस रिलीजन को मेंटेन करने के लिए। जैसे हज के लिए सब्सिडीज दी जाती थी, अब वो सब्सिडीज बंद कर दी गई है, तो उसके पीछे का कारण यही है। और देखिए आर्टिकल 27 सिंस 1950 था, मींस जब हमारा संविधान इनेक्ट हुआ, पिक्चर में आया, तब से ये एग्जिस्ट करता था। लेकिन ये 1976 में, 1976 में जब 42वां कानून संशोधन हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया और प्रियम्बल को चेंज कर दिया गया। प्रियम्बल में इंसर्ट कर दिया गया एक वर्ड जिसका नाम है सेक्युलर, और उसके पीछे का कारण यह था कि आर्टिकल 27 जो कि बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है, और ये सेक्युलर नेचर ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सेक्युलर नेचर को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा जो संविधान है वो सेक्युलर नेचर का है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति से रिलीजियस पर्पसेस के लिए बेसिकली टैक्सेस नहीं लिए जाएंगे, और हज की सब्सिडी को बाद में इसीलिए बंद किया गया। और वो जो हज की सब्सिडी है वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, जैसे मुस्लिम्स की विमेन के एजुकेशन के प्रमोशन के लिए यूज में ली जा सकती है। ठीक है, तो इससे क्या इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल द रिलीजन्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपसे पूछे कि कौन सा वो आर्टिकल है जो कि हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लागू होने से पहले से ही सेक्युलर नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट करता था। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 28, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखे गए हैं, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार के ये होते हैं, ये जान लेना बहुत आवश्यक है। देखिए सबसे पहला टाइप जो है, जो कि होली पूरी की पूरी तरीके से हॉलिस्टिकली मेंटेन्ड बाय स्टेट, है ना, जिन्हें स्टेट ने मेंटेन कर रखा है, जो स्टेट द्वारा गवर्नड है, स्टेट द्वारा मेंटेन्ड है, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस एटसेट्रा, है ना। ये जितने भी हैं, ये सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये वो हैं जो कि मेंटेन किए गए हैं स्टेट द्वारा। नंबर 2, दूसरे
जो कि आप एक तरीके से आप ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट है, प्राइवेट बट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन इनको रिकॉग्निशन मिली हुई है किसके द्वारा? बाय द स्टेट। ठीक है, रिकॉग्निशन मिली हुई है स्टेट के द्वारा। ठीक है ना। तीसरा है वो इंस्टीट्यूशंस, जैसे यूजीसी है, अगर मैं बोलूं यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, वो कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस को रिकॉग्नाइज करती है। तो ये वही बॉडी है जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज को, डीम्ड कॉलेजेस को, ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटीज को रिकॉग्नाइज करती है। तो स्टेट ने उसको रिकॉग्नाइज कर रखा है। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको फंडिंग मिल रही है, रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, यानी कि ये प्राइवेट तो है बट एडेड है, इनको फंडिंग मिल रही है। ठीक है, मतलब ये सिमिलर है, इनकी ही तरह है, बस इनमें फंडिंग दी जा रही है। चौथा है इंस्टीट्यूशंस जिनको एस्टैब्लिश किया गया है, एस्टैब्लिश्ड बाय रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट। ये रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा एस्टैब्लिश किए गए हैं। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय स्टेट, लेकिन इनको स्टेट एडमिनिस्टर कर रहा है। इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे, जैसे कि कॉन्वेंट स्कूल्स है ना, कॉन्वेंट स्कूल्स, आपके खालसा स्कूल्स, मुस्लिम वक्फ बोर्ड स्कूल्स, बेसिकली मदरसे जिन्हें कहते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये चैरिटेबल ट्रस्ट एंड रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित किए गए हैं, और हालांकि इन्हें एडमिनिस्टर स्टेट करता है। ठीक है, ये जितने भी। ओके, तो अब ये हमने देख लिए कि कितने टाइप के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जहां जहां स्टेट इन्वॉल्व रहेगा, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, जहां जहां स्टेट इन्वॉल्व रहेगा, ये तो स्टेट के ही हैं, या फंडिंग दी जा रहा है या रिकॉग्निशन किया गया है, और प्राइवेट है, तो फिर यहाँ पे रिलीजियस स्टडीज को कंपलसरी नहीं किया जा सकता। रिलीजियस स्टडी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कंपलसरी किया जाए, रिलीजियस मामलों को यहाँ पे कंपलसरी नहीं किया जा सकता, रिलीजियस मामले जो है उनको कंपलसरी नहीं किया जा सकता। ठीक है, जबकि ये वाला जो है, यहाँ पे रिलीजियस स्टडीज कैन बी मेड कंपलसरी। आप देखते भी हैं मदरसों में जो है पढ़ाई होती है, वो रिलीजियस पढ़ाई होती है। ठीक है, रिलीजियस टेक्स्ट की पढ़ाई होती है। सो रिलीजियस स्टडी कैन बी मेड कंपलसरी। तो ये स्टैंड है, कैन बी कंपलसरी, तो यहाँ पे उसको कंपलसरी बनाया जा सकता है। ये है आर्टिकल 28, फ्रीडम टू अटेंडेंस एट रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन। कौन से हैं वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है? वो जो रिलीजियस चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्थापित है, स्टेट द्वारा एडमिनिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स 28, 27 और 26 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है, स्पेशली 27 और 28 से। और ये वाला जो है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया हो। इस तरीके से हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन को आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो आता है, इन चारों आर्टिकल्स को आज फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग आर्टिकल शुरू करेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की, फिर उसके बाद डीपीएसपी का डोमेन आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत पसंद आ रही हो। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप उस प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कीजिए, जितना हो सकता है दिल खोल के शेयर कीजिए, और आपका शेयरिंग से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करते हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज का लेक्चर थोड़ा सा छोटा रहा, और मिलते हैं फिर कल एक नई उमंग, एक नए जोश और एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।